नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मथुरा की खबर के साथ, जहां पर पुलिस की टीम पर दबंगों ने हमला किया है। मथुरा से बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मियों की पिटाई की गई है। बताया जा रहा है कि एक प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा था और ये प्रत्याशी है गीतेश, जो राष्ट्रीय लोकदल का समर्थित प्रत्याशी है। और आरोप है कि गीतेश के ही गुर्गों ने पुलिस वालों के साथ मारपीट की है। इस दौरान पुलिस की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। मथुरा के नोहझील थाना क्षेत्र के मुडलिया गांव का यह मामला है, जहां पर आरएलडी समर्थित उम्मीदवार के गुर्गों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की है, उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया है। थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मियों की जमकर पिटाई की गई है। और इसके बारे में जो जानकारी है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि पुलिस वालों को यह खबर मिली थी कि जो प्रत्याशी है गीतेश, यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है और इसी मामले में पुलिस पहुंची थी तो पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत आदर्श आचार संहिता पूरे जनपद में लागू है। आज थाना नौझील के ग्राम मुडलिया से एक सूचना मिली कि एक सोनू प्रधान, जो कि एक प्रत्याशी के रूप में जिसने पर्चा भरा है, वो कोविड के नियमों के विरुद्ध और आदर्श आचार संहिता के नियमों के विरुद्ध जाकर के लोगों को इकट्ठा करके यहाँ पर दावत कर रहा है। इस जानकारी पर पुलिस यहाँ पर पहुँची। इनको इस बारे में हिदायत दी गई, परंतु इनके द्वारा हिदायत न मानते हुए पुलिस का विरोध किया गया, अभद्रता की गई और कुछ पथराव भी किया गया है। पुलिस द्वारा और फोर्स यहां पर पहुंचकर स्थिति को कंट्रोल में किया गया। अभी यहां पर शांति व्यवस्था व्याप्त है। इस घटना में जिन भी व्यक्तियों ने किया है उनमें से कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इस घटना को जिला पुलिस द्वारा बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है। किसी भी पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता बहुत ही गंभीर विषय है और इस संबंध में सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। काफ़ी लोगों को चिन्हित किया गया है। जो भी व्यक्ति इसमें सम्मिलित होंगे, पुलिस द्वारा इस समय पर बड़ी ही कठिन परिस्थितियों में काम किया जा रहा है। तो मथुरा का ये मामला है। राष्ट्रीय लोकदल का ये समर्थित उम्मीदवार है जो कोरोना के इस काल में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहा था। इसके साथ साथ जो एक आदर्श आचार संहिता है, जिसमें ये कहा जाता है कि आप किसी भी तरीके से वोटर्स को प्रलोभन नहीं दे सकते हैं, और जो ये व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, इससे ये साफ मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर जो वोटर्स हैं उनको प्रलोभन देने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई थी। पुलिस को यह जानकारी मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस के साथ यहाँ पर मारपीट की गई है, पत्थरबाजी की गई है, पुलिसकर्मियों की पिटाई की गई है और उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की जो रफ्तार है वो कम नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से 29,000 से ज्यादा नए केस पिछले 24 घंटों में रिपोर्ट किए गए हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 29,754 नए केस पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं और इस दौरान 163 लोगों की जान भी गई है। और अगर हम बात करें पर्टिकुलरली किसी क्षेत्र विशेष की, तो सबसे ज्यादा 5,000 से ज्यादा मामले राजधानी लखनऊ से ही सामने आए हैं। प्रयागराज में 2,175 नए मामले सामने आए हैं। वाराणसी में 1,637 और कानपुर में 1,740 नए कोविड के केस रिपोर्ट किए गए हैं। गाजियाबाद में कोरोना के 633 नए मामले सामने आए हैं। तो कुल मिलाकर 29,764 मामले उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट किए गए हैं। 167 लोगों की कोविड की वजह से जान गई है और ये लगातार दूसरा दिन है जब 29,000 से ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों का क्या हाल है? सबसे ज्यादा जो प्रभावित है उत्तर प्रदेश में वो जिला है राजधानी लखनऊ, और लखनऊ में लगातार पिछले कई दिनों से 5,000 से ज़्यादा मामले रोज़ाना सामने आ रहे हैं। आज भी अगर बात करें पिछले 24 घंटों की, तो राजधानी लखनऊ में 5,000 से ज़्यादा केस सामने आए हैं और टोटल जो मामले हैं उसमें एक बहुत बड़ा प्रतिशत सिर्फ राजधानी लखनऊ का है। 5,014 नए केस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। प्रयागराज जो दूसरा प्रभावित जिला है, यहाँ पर 2175, वाराणसी में 1637,
और कानपुर में 1740 नए मामले सामने आए हैं। गाजियाबाद में 633 कोरोना के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। तो रफ्तार जो है वो लगातार तेज है। संक्रमण का जो दर है वो कम नहीं हो रहा, क्योंकि लगातार 25,000, 28,000, 29,000 मामले हर रोज रिपोर्ट किए जा रहे हैं। और सरकार की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द ये जो पॉजिटिव केस हैं इनके आंकड़े को कम किया जाए। आदित्य द्विवेदी इस वक्त मेरे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ आदित्य, लगातार 29,000 से ऊपर मामले, आज भी तकरीबन 30,000 के करीब मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। और राजधानी का भी जो हाल है कि 5,000 से मामले लगातार पिछले कई दिनों से रिपोर्ट किए जा रहे हैं। स्थिति कैसे बेहतर होगी? क्या प्लान इस वक्त बनाया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की ओर से? जो टीम 11 है कोविड को लेकर, वो क्या बात कर रही है? क्या कुछ प्लान्स हैं जिनको एग्जीक्यूट करके इन मामलों को कम किया जाएगा? अब देखिए, जो पूरे प्रदेश के अगर हम कोरोना के आंकड़ों को देखें तो आज भी लगभग 30,000 है। 29,754 नए संक्रमित केसेस आए हुए हैं। और जो मौत का आंकड़ा है प्रदेश का, अगर उसको देखें तो 10,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। 10,159 मरीजों की अब तक कुल मौत हो चुकी है। योगी कैबिनेट की अचानक एक बैठक बुलाई गई है। उस कैबिनेट की बैठक में इस बात का विमर्श किया जा रहा है कि किस तरह से आखिरकार जो मौत का आंकड़ा है ये कैसे थमे। इसमें महत्वपूर्ण बात एक ये है कि जो ओपीडी बंद हो गई है और जो आकस्मिक जो गंभीर बीमारी के लोग हैं उनको भी इलाज नहीं मिल पा रहा है। अब समस्या एक ये है कि अगर किसी को गंभीर डिसीजेज हैं और उनको अर्जेंट कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, उनको अस्पताल में जो अभी तक इलाज मिल रहा था उसके ना मिलने की वजह से मौतों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हम मसलन एक उदाहरण अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। 4 बार के सांसद बिल्लौर लोकसभा से श्याम बिहारी मिश्र, जिनको की बुजुर्ग थे काफी, उनको तमाम तरह की समस्याएं थी, उनके लंग्स में प्रॉब्लम थी और उनको अर्जेंट इलाज की जरूरत थी, नहीं मिल पाया और वो खत्म हो गए। तो इस तरह से आम जनता के बीच में भी इस तरह की तमाम बात। तो अब सरकार की कोशिश ये है, कैबिनेट की बैठक चल रही है, उम्मीद की जा रही है, उसमें इसी पर मंथन चल रहा है और उसके बाद कुछ निर्णय ऐसे होंगे जिसमें सख्त निर्णय होंगे, आम जनता के लिए वो सख्ती की जाएगी, ताकि लोग जो बल्क में बाहर निकल रहे हैं, लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं, जबकि लॉकडाउन का समय अब शुक्रवार की शाम 8 बजे से लेकर सोमवार की सुबह तक कर दिया गया है। तो इन सब पर मंथन चल रहा है, कैबिनेट की बैठक हो रही है। जी चलिए आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहीं लखनऊ के प्रभारी जिलाधिकारी रोशन जाकब ने आदेश जारी किया है कि गर्भवती महिलाओं के इलाज के संबंध में ये आदेश जो प्रभारी जिलाधिकारी हैं उनकी ओर से जारी किया गया है। गर्भवती महिलाओं को बगैर कोविड जांच के ही एडमिट करवाया जाए, गर्भवती महिलाओं को आरक्षित स्थानों पर भर्ती किया जाए और जो भी इस आदेश को नहीं मानेगा उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या थी और इस समस्या को देखते हुए जो प्रभारी जिलाधिकारी लखनऊ हैं रोशन जाकब, उनकी ओर से ये आदेश जारी किया है। बरेली में दाह संस्कार को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। सिटी शमशान पर पहले शव जलाने को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों के तरफ से जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट का वीडियो वहीं मौजूद किसी ने बनाया है और अब ये जो मारपीट का वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बरेली का ये मामला है जहां पर अंतिम संस्कार को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई है। तो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये शमशान घाट की है, बरेली की तस्वीर है। बरेली में अंतिम संस्कार को लेकर पहले कौन अंतिम संस्कार करेगा इसको लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई है। ग्रेटर नोएडा में गैंगस्टर एक्ट में वांछित अपराधी अजीत भाटी की संपत्ति की कुर्की हुई है। करीब 1,04,92,950 रुपए की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क किया है। ग्रेटर नोएडा का ये
वांछित अपराधी है ग्रेटर नोएडा के साथ साथ इस पूरे आसपास के इलाके का अजीत भाटी और उसके करीब 1 करोड़ 4 से ऊपर की संपत्ति को कुर्क किया गया है। गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(a) के तहत यह कार्रवाई हुई है। अब तक करीब 132 करोड़ 55 लाख की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है। ग्रेटर नोएडा के कासना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। अजीत भाटी की संपत्ति को कुर्क किया गया। राज्य संपत्ति कुर्क हुई, उसकी जो लागत है वो तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख के आसपास है। गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(a) के अंतर्गत ये संपत्ति कुर्क हुई है। अब तक 132 करोड़ 55 लाख की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है। ललित पंडित इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर अपडेट के साथ। ललित, एक बड़ी कार्रवाई जो शासन के स्तर पर पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है, उसी को अंजाम दिया है ग्रेटर नोएडा में। जी बिल्कुल, ग्रेटर नोएडा की कासना पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था एक अभियुक्त अजीत भाटी, उसकी करीब 1 करोड़ 4,92,950 रुपए की संपत्ति यहाँ पर कुर्क की गई है। वहीं साथ में जो कमिश्नरेट कार्यालय की तरफ से जानकारी दी गई कि अब तक लगभग 132 करोड़ 55 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। जैसा कि ज्ञात है कि गैंगस्टर अधिनियम है, गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) है, उसके अंतर्गत संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाती है। उसी तरह से आज कासना पुलिस के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। जी, और इस तरीके की आगे भी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये जो अजीत भाटी है इसकी और भी ऐसी संपत्ति होगी जिस पर प्रशासन की नजर होगी। बिल्कुल, जिस तरह से कासना पुलिस की तरफ से यहाँ पर जानकारी दी गई है कि जो भी गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे हैं अपराधी, उनकी जिस संपत्ति की जानकारी पुलिस टीम को मिल रही है उस पर संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई 14(1) के अंतर्गत पुलिस टीम के द्वारा लगातार की जा रही है और आगे भी इस तरह की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई आगे भी पुलिस टीम के द्वारा की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित आपका। बरेली में एक मुर्दे के कुंडल चोरी होने का मामला सामने आया है। दरअसल रचित कुमार ने अपनी मां गीता सक्सेना को 17 अप्रैल को मिशन हॉस्पिटल में भर्ती कराया, लेकिन सुबह उनकी मौत हो गई। रचित का कहना है कि कल रात को अपनी मां को देखने आईसीयू में गए थे और उन्होंने अपनी मां का फोटो लिया था जिसमें उनकी मां गीता सक्सेना सोने के कुंडल पहने हुई थी। आज सुबह जब उनकी मौत हुई तो उन्होंने देखा कि उनके कुंडल गायब थे। जब उन्होंने स्टाफ से कहा तो उल्टा लड़ने पर उतारू हो गए। रचित ने रात का लिया गया फोटो डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था, बल्कि मारपीट करने लगे। रचित ने 112 नंबर को डायल किया तो पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन गायब कुंडल का पता नहीं चला। वहीं पुलिस ने फिलहाल एक रिपोर्ट जरूर दर्ज कर ली है। देखिए, मेरी मदर यहाँ एडमिट थी जिनकी सुबह 8 बजे आइसोलेशन वार्ड में डेथ हो गई। तो डिस्चार्ज करने के लिए हमने इनको बोला और बिल वगैरह पे किया। फिर इन्होंने उसमें जो पेपर रेडी करे वो कोविड के रेडी कर दिए थे, जो कि हमने इनको बोला मेरी मदर का कोविड पॉजिटिव नहीं आया था, नेगेटिव आया था। फिर उन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट देखते हुए उसको वापस बिल चेंज करके बनाया। फिर वापस इन्होंने हमको एक गेट पास दिया। वापस जैसे हम मदर को लेने के लिए गए, मैंने उनको बोला आप पैक कर दोगे, पैक करने से पहले उनके इयरिंग्स जो हैं वो कान में से निकाल करके आप हमें दे देना, जिससे कि हम उसको अलग रख लेंगे। तो अंदर जाके इनके जो गार्ड बॉय हैं वो बोलते हैं कि कोई भी आपके साथ और क्या क्या पहने थे ये बता सकते हैं। तो हमने बताया, हमने खाली इयरिंग का तो मुझे आइडिया, आप देख लीजिए, वो मैंने फोटो में देखे, मेरे बाकी कोई आइडिया नहीं है, जो होगा आप देख लीजिए, उतार के दे दीजिएगा। तो वो गए, बोलते हैं इयरिंग नहीं पहनी हुई है। तो हमने उनको बोला भाई इयरिंग तो पहनी भी है, मेरी कल की फ़ोटो खींची भी है, मॉर्निंग में ऑक्सीमीटर जब नोट करने के लिए गया था मैं, तभी मैंने खींचा था उनका फ़ोटो। तो बोलते हैं वहाँ पर आपने या तो उतारे होंगे, हमें इन्होंने मिलने। उत्तर प्रदेश में बगैर मास्क लगाए बाहर निकलना अब महंगा पड़ने वाला है। कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में संशोधन किया गया है और इस संशोधन के मुताबिक बगैर मुंह ढके निकलने पर जुर्माना की राशि तय कर दी गई है। अब बगैर मास्क निकलने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। मास्क के तौर पर आप गमछा और स्कार्फ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बार में ये 1000 रुपये का जुर्माना है और अगर दोबारा पकड़े जाते हैं तो 10,000 का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना तय किया गया है। प्रवासी मजदूरों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है। परिवहन विभाग को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो भी श्रमिक आ रहे हैं उनको उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाया जाए। प्रवासियों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया जाए और इसके लिए जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं करनी हो
वो व्यवस्थाएं परिवहन विभाग सुनिश्चित करे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ये भी आदेश किया है, चूंकि कुछ बगल के प्रदेशों में जो है बंदी या लॉकडाउन की स्थिति रही है, तो गाजियाबाद में, नोएडा में, झांसी में, बाकी सब जनपदों में उन्होंने सभी प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों को और रोडवेज को भी निर्देशित किया है कि हर हालत में कोई भी व्यक्ति ऐसा अगर बाहर से आ रहा है तो उसको बहुत सेफली, सुरक्षित घर तक पहुंचाया जाए। गाजियाबाद में कल कुछ भीड़ बढ़ी थी, रात भर कम से कम 1200 से 1400 बसेस लगाकर गाजियाबाद में जो भी व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर, रोडवे स्टेशन पर आया था, उनको सुरक्षित घर भेज दिया गया। ये हम कंटिन्यूअसली। रामनगरी अयोध्या के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब रामनवमी पर पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है। रामनवमी पर इस बार कोरोना के कहर के कारण प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिस कारण रामनवमी में श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित है। रामनगरी के प्रवेश मार्गों से लेकर प्रमुख मठ, मंदिरों और सरयू घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सरयू स्नान के लिए जहां रामनवमी में लाखों की भीड़ उमड़ती थी, वहीं इस वर्ष स्थिति विपरीत है। किसी भी श्रद्धालु को सरयू तट की ओर जाने नहीं दिया जा रहा। बाहरी श्रद्धालुओं का प्रवेश पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। राम की नगरी अयोध्या में जहां एक तरफ कोरोना काल को लेकर गलियों में सन्नाटा है, वहीं सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी यानी बजरंगबली के दरबार में भी सन्नाटे की छाप साफ दिखाई दे रही है। इन सीढ़ियों पर जहां हजारों हजार की तादाद में बजरंगबली के भक्त अपनी आस्था को लेकर सर झुकाते दिखाई देते थे, सजदा करते दिखाई देते थे, वहीं आज इन सीढ़ियों पर सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर अगर हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर आप देखिए तो किस तरह से सूनी सीढ़ियां हैं। बजरंगबली के दरबार में कोई भी भक्त आज नहीं जाता दिखाई दे रहा है, यानी बात साफ है कि आस्था पर कहीं ना कहीं से कोरोना का ग्रहण हावी होता दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए यहाँ के प्रशासन की, प्रशासन ने भी कई सारी एडवाइजरी जारी करते हुए साफ तौर पर कहा है कि अयोध्या आने वाले हर एक श्रद्धालु को पहले कोविड निगेटिव जांच रिपोर्ट दिखानी होगी और उसके बाद ही अयोध्या में प्रवेश मिलेगा। यानी रामनवमी के पर्व पर जहां लाखों लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते थे, आज उनकी संख्या शून्य ही दिखाई दे रही है। अपने आराध्य प्रभु भगवान श्री राम के जन्मोत्सव यानी रामनवमी पर्व को लेकर अयोध्या वासी खासा उत्साहित हैं। यहाँ के साधु संतों ने भी मठ मंदिरों में रामनवमी पर्व मनाने को लेकर खास इंतजाम की तैयारी कर रखी है, लेकिन इस बार अयोध्या में बाहरी श्रद्धालुओं का प्रवेश नहीं हो पाएगा। अयोध्या में मठ मंदिरों में रामनवमी का बड़ा उत्सव होगा, लेकिन बाहरी भक्त नहीं होंगे। अयोध्या में जहां एक तरफ राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, अयोध्या वासी खासा उत्साहित हैं, वहीं अयोध्या में बाहरी श्रद्धालुओं का न होने को लेकर यहाँ की आवाम एक बार चिंतित भी होती नजर आ रही है। कारण साफ है कि कोरोना के काल ने आस्था को कमजोर कर रखा है। यानी अयोध्या के जिन घाटों पर हजारों हजार की तादाद में श्रद्धालु सरयू में स्नान करते थे और राम मंदिर में जाकर अपने आराध्य भगवान श्री राम लला का दर्शन करते थे, हनुमानगढ़ी में दर्शन करते थे, वहीं इस बार अयोध्या के घाट सूने दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या की गलियों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है और मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की ना तो भीड़ दिखाई दे रही है और न ही श्रद्धालु जनों का कोई खास अयोध्या में उत्साह। अपने अलीगढ़ में दंपति का शव मिला है और शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। अलीगढ़ में एक आम के बागान में दंपति का शव मिला। जैसे ही दंपति का शव लोगों ने देखा, तत्काल पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को अपने कब्जे में लिया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अलीगढ़ के हरदुआगंज इलाके की एक घटना है और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पुलिस इस मामले में ज़्यादा कुछ कहने की स्थिति में होगी। ये आज थाना हरदुआगंज में गांव है नगला ठेकेदार, यहाँ पर सुबह 7:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक अधेड़ उम्र के दंपति ने यहाँ पर उनकी बॉडी मिली है बाग में। तो मौके पर पहुंचकर देखा गया तो उन्होंने जहरीला पदार्थ, ऐसा प्रतीत होता है कि वो खाया हुआ है,
और फील्ड यूनिट को यहाँ पर बुलाकर आवश्यक जो सैंपल हैं वो कलेक्ट कर लिए गए हैं जी। और बॉडी को पोस्टमार्टम। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।